देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या है, ब्रायोफाइटा पर। फिर एक बार चर्चा करते हैं। कल का क्लास में बताया गया था ना कि पृथ्वी पर उपस्थित, चर्चा की थी ना, जितने भी आपका जीव जंतु पेड़ पौधे उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 गो। कितना? 5 गो है ना विभागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन था? मोनेरा। दूसरा कौन था? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन था? फंजाई, है ना। चौथा कौन था? पादप। और पांचवा कौन था? जंतु, है ना। तो पादप जगत के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? पादप जगत के बारे में। पादप जगत को आई केलर महोदय ने 1800 कितना ईस्वी? 83 ईस्वी में 2 उप जगत में बांटे थे। कितना उप जगत में? 2 उप जगत में बांटे थे। पहला उप जगत का नाम क्या है? क्रिप्टोगैमस। और दूसरा उप जगत का नाम क्या है? फेनेरोगैमस। हल्ला नहीं करो। पहला उप जगत का नाम क्या है? नीचे लिख दिया होल। कल भी तो बताए थे, पहले ही बताए हैं। जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी नीचे लिखा हुआ है। ना। तो पादप जगत को आइकलर महोदय ने 1883 ईस्वी में 2 उप जगतों में बांटा, है ना। जो कौन सा है? क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। आगे अगर बताएं तो क्रिप्टोगैमस जो होता है वो क्रिप्टोगैमस को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन 3 भाग है? तो एक आपका थैलोफाइटा है, दूसरा ब्रायोफाइटा है, और तीसरा आपका टेरिडोफाइटा है। अगर हम तीनों की चर्चा करें, है ना, थैलोफाइटा का, तो थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें जड़, तना और पत्तियां जो होता है अलग अलग विभेदित नहीं होता है। मतलब अलग अलग जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर दें, कौन होता है? शैवाल जो है वो थैलोफाइटा में आता है। किसमें आता है? थैलोफाइटा में। और शैवाल के बारे में कल ही क्लास दिए थे, पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, पिछला क्लास में आप लोग बताए हैं, है ना। देखिएगा, रिवीजन करिएगा, है ना। तो शैवाल के बारे में पूरी तरीके से कल बता दिया गया था, जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता था। उसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में कल कुछ बताया गया था, ब्रायोफाइटा, है ना। और थैलोफाइटा में शैवाल के साथ साथ लाइकेन भी था। कौन था? लाइकेन। लाइकेन के बारे में कल बताए थे कि लाइकेन सहजीवी है ना। उसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में कल बताए थे कि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें का तना और पत्तियां तो होती है, लेकिन जड़ अलग अलग, जड़ जो है विभेदित नहीं होता है, जड़ विकसित नहीं होता है, वास्तविक जड़ नहीं होता है ना। टेरिडोफाइटा क्या ब्रायोफाइटा में जो है वास्तविक जड़ नहीं होता, तना और आपका पत्तियां होती है लेकिन वास्तविक जड़ नहीं होता है। और हाँ, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं हरे हरे होते हैं और छोटे होते हैं, हरे होते हैं और छोटे होते हैं। कल चर्चा किए थे, है ना, ब्रायोफाइटा के बारे में, है ना। ब्रायोफाइटा के बारे में भी बताए थे कि ब्रायोफाइटा जो होता है वो पादप जगत का, पादप जगत के जितने पेड़ पौधे उसमें से कौन है? उभयचर है ना। ब्रायोफाइटा क्या है? उभयचर कहलाता है पादप जगत का, क्योंकि ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे हैं वो जल में भी रहता है और आपका स्थल पर भी रहता है। जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, कल बताया गया है ना। उसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद क्या आता है? टेरिडोफाइटा। कौन आता है? टेरिडोफाइटा। तो कुछ प्रश्न आज ब्रायोफाइटा से भी है, कुछ आपका टेरिडोफाइटा से भी है ना। आगे फिर चल करके, है ना, क्रिप्टोगैमस तो खत्म हो जाता है टेरिडोफाइटा के बाद, फिर आता है क्या? फेनेरोगैमस। तो फेनेरोगैमस से भी संबंधित प्रश्न आज कुछ दिए हैं, है ना। फेनेरोगैमस में आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता ना, 2 भाग फेनेरोगैमस का। चलिए चर्चा करते हैं और बताया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आता है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में तना तथा पत्तियां विभेदित होती है, बताएं क्या इसमें वास्तविक जड़ होता है? नहीं। तो तना और पत्तियां तो विभेदित होता है लेकिन वास्तविक जड़ नहीं होता है। ये तीनों में अंतर बहुत आसान है समझना। जो सबसे पहले बताएं थैलोफाइटा, इसमें जड़, तना और पत्तियां अलग अलग होती ही नहीं है, बात ही समझ में। दूसरा आता है थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, इसमें 2 चीज अलग अलग होता है, एक तना और दूसरा पत्तियां, लेकिन तीसरा चीज जो जड़ है वो अलग विभेदित नहीं होता है, वास्तविक जड़ नहीं होता है ना, वास्तविक जड़ नहीं होता है। तीसरा अगर टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसमें तीनों चीज अलग अलग होगा, तना भी अलग होगा, जड़ भी अलग होगा और पत्तियां भी अलग होगा। बात है समझ में, आसान है समझना था। उसके बाद आता है, आगे चर्चा करें दूसरे प्रश्न में, तो ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक होता है या नहीं? तो होता है या नहीं? तो नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है। आपका यहाँ तक कि थैलोफाइटा में भी आपका संवहन ऊतक नहीं होता है। थैलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होता है। किसमें होता है? टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होता है। अब बात आता है कि संवहन ऊतक है क्या?
तो संवहन ऊतक का नाम क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम। यहाँ लिखा हुआ तीसरा प्रश्न, संवहन ऊतक किसे कहा जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक को संवहन ऊतक कहा जाता है। अब कहें कि जाइलम और फ्लोएम है क्या? तो एक ऊतक है। क्या है? ऊतक है। अब ऊतक होता क्या है? तो जब कोशिकाएं आपस में मिलती है तो क्या बनता है? ऊतक। कोशिकाएं आपस में मिलती है क्या बनता है? ऊतक। हम लोग भी क्या है? एक जीव है। क्या है? जीव है। हम लोगों के शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिका है, और ना, और कोशिकाओं से ही जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का शरीर बनता है। शरीर का जो निर्माण होता है जीव जंतुओं पेड़ पौधों का, वो किससे होता है? कोशिका से होता है। इसीलिए कोशिका को, है ना, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का, है ना, मूलभूत इकाई कहा गया। क्या कहा गया? मूलभूत इकाई कहा गया है ना, क्योंकि आपका कोशिका से ही आपका, है ना, जीव जंतु और पेड़ पौधों के शरीर का निर्माण होता है। और यही कोशिकाएं जब आपस में, है ना, दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब आपस में क्या होता है? मिलता है तो क्या बनता है? ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलते क्या बनता है? ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। बात आ रही समझ में, है ना? तो ऊतक समझ में आ रहा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक है वो कोशिका से ही बना हुआ है ना। कोशिका क्या होता है? तो जीव जंतुओं का मूलभूत इकाई होता है, यानी कोशिका से ही जीव जंतुओं पेड़ पौधों का शरीर का निर्माण होता है। बात है समझ में। अब जाइलम का अगर विशेषताओं की बात करें, जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम एक वैसा ऊतक है जो पेड़ पौधों में, है ना, मिट्टी से क्या करता है? जल को सोख करके आपका पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है कौन? जाइलम ऊतक। इसीलिए इसको हम क्या कहें? पहुंचाने का काम कर रहा है, बस चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहें? ड्राइवर। क्या बोले हैं? जाइलम को ड्राइवर बताए हैं। और जो फ्लोएम है उसको खलासी बताए हैं, क्योंकि जब जल पहुंच जाता है पेड़ पौधों के पत्तियों तक, जाइलम द्वारा पहुंचा दिया जाता है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है? भोजन बन जाता है। उस भोजन को फ्लोएम ऊतक क्या करता है? पत्तियों से लेता है, और कुछ आपका भोजन पत्तियों को भी देता है, जाव को भी देता है, तना को भी देता है, यानी कि पेड़ पौधों के हर एक भागों में पहुंचाने का काम करता है भोजन को कौन? फ्लोएम ऊतक। इसीलिए बस के ऊपर से जो खलासी होता है क्या करता है? उतारता है ना सामान को। इसीलिए हम फ्लोएम को क्या बताएं? खलासी। क्या बताएं? खलासी। है ना, बातें समझ में आता है। उसके बाद अगर आगे की बातें करें, है ना, तो आगे आता है प्रश्न आपका 4 नंबर में, किस वर्ग के पौधों में जाल, तना तथा पत्तियां अलग अलग होती है? तो टेरिडोफाइटा में। बता के हम गए थे कि टेरिडोफाइटा में जाल, तना तथा पत्तियां अलग अलग होती है ना। थाइलोफाइटा में जाल, तना तथा पत्तियां अलग अलग नहीं होता है ना, थाइलोफाइटा में। लेकिन ब्रायोफाइटा में जाल अलग नहीं होता है, लेकिन दो चीज अलग होता है। कौन? पत्तियां और तना। पत्तियां और तना अलग अलग होती है। उसके बाद आगे प्रश्न आता है, टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होता है या नहीं? तो टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक होता है या नहीं? तो जवाब क्या होगा? हाँ, होता है ना। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम ऊतक भी होता है और फ्लोएम ऊतक भी होता है। किसमें? टेरिडोफाइटा में। किसमें? टेरिडोफाइटा में। आगे प्रश्न आता है, सबसे पुराना संवहन पौधा किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा का। क्योंकि, है ना, संवहन ऊतक जो है टेरिडोफाइटा में जब होता है तो सबसे पुराना यही ना है। हालांकि सबसे पुराना तो थाइलोफाइटा है। कौन है? थाइलोफाइटा है, लेकिन उसमें तो संवहन ऊतक होता नहीं है ना। तब सबसे पुराना संवहन के मामले में कौन होगा? तो संवहन के मामले में टेरिडोफाइटा जो होगा वो सबसे पुराना संवहन पौधा होगा। सबसे पुराना संवहन पौधा होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आने वाले जितने भी पौधे होंगे वो सब संवहन पौधा सबसे पुराना वाला कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है 7 नंबर में, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे कहाँ पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे जो होते हैं वो नम स्थान पे, छायादार स्थानों पर पाया जाता है। वैसा जगह जहाँ पे नमी होता है, जहाँ पे पानी का अंश होता है ना, मौसम ठंडा होता है, वैसे इलाका में आपका टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे पाए जाते हैं। छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे ज्यादा धूप नहीं होता है। ठंडा इलाका है तो ज्यादा धूप कहाँ मिलेगा? बात है समझ में। तो कश्मीर में मिलेगा, हिमालय क्षेत्र में मिलेगा। हिमालय क्षेत्र में टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का भरमार है ना, पूरा पौधा हुआ है। अगला प्रश्न आता है 8वां नंबर में, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में बीज बनता है या नहीं? तो टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में बीज नहीं बनता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में बीज नहीं बनता है। अगला प्रश्न आता है, टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा क्यों कहा जाता है? विकसित है, देखो टेरिडोफाइटा जो है थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तुलना में क्या है? विकसित है।
टेरिडोफाइटा जो है वो थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तुलना में विकसित है, यानी डेवलप किया हुआ है, लेकिन फिर भी बीज रहित है। क्या है? बीज रहित है, बीज का निर्माण होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये बीज रहित है? विकसित भी है और विकसित बीज रहित पौधा है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पौधों में फल में बीज नहीं बनता, फल में बीज नहीं बनता है, विकसित होते हुए भी फल में बीज नहीं बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है विकसित बीज रहित पौधा, विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है 10 नंबर में, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का नाम बताएं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधा कौन है? तो सभी फर्म जो है ना, इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना, वो क्या है? एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा वर्ग का। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधा का एग्जाम्पल क्या है? फर्न। क्या है? फर्न है जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना। हाथी के कान देखे हैं तो उस कान के जैसा बड़ा बड़ा पत्तियां होता है। देख सामने में दिख रहा है, क्या है सामने में? सखुआ है कि सागवान है? सागवान है। देखो बड़ा बड़ा पत्ता है ना, तो उसी टाइप का पत्तियां दिखता है फर्न में। किसमें दिखता है? फर्न में दिखता है। समझ में आ रही बात? चलिए उसके बाद देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, क्रिप्टोगैमस में पाए जाने वाला नग्न भ्रूण को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमस के पौधा में जो नग्न भ्रूण पाया जाता है, नग्न मतलब नंगा है ना, वो भ्रूण क्या कहलाता है? बीजाणु। क्या कहलाता है? बीजाणु। बीजाणु को स्पोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर। बीजाणु को क्या कहते हैं? और स्पोर के नाम से भी जाना जाता है बीजाणु को। क्या कहा जाता है? स्पोर। अगला प्रश्न आता है 12 नंबर में। कितना नंबर में? 12 नंबर। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्रिप्टोगैमस में जननांग होता है ना। कैसा होता है? आप अप्रत्यक्ष। क्रिप्टोगैमस के जो पौधे होते हैं उसमें जननांग मतलब जो जनन करने वाला अंग होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप से होता है ना। जननांग क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब जननांग की अगर चर्चा करें तो जनन अंग मतलब जनन करने वाला अंग, जनन अंग मतलब जनन करने वाला अंग। अब जनन का मतलब क्या होता है? तो बच्चा पैदा करने का या संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाता है? जनन। क्या कहलाता है? जनन। चाहे तो कोई जीव जंतु हो या कोई पेड़ पौधा हो, पेड़ पौधा भी जनन करता है तब तो बच्चा पैदा होता है, बीज होता है, फल होता है, निर्माण होता ना है। और जीव जंतु आदमी और हाथी घोड़ा कुत्ता मैना सब करता, पशु पक्षी सब आपका जनन करता है, बच्चा पैदा करता है। पेड़ पौधों का बच्चा क्या होगा? फल होगा, बीज होगा। पेड़ पौधों का बच्चा वही ना, जो फल है वो क्या है? बीज है, वही तो बच्चा है ना। तो वही बात यहाँ पे आ रहा है कि क्रिप्टोगैमस में जननांग होता है तो नहीं अप्रत्यक्ष होता है। जननांग क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप से रहता है। उसके बाद बात करते हैं 13 नंबर में, क्रिप्टोगैमस में बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है या नहीं होता है? तो क्रिप्टोगैमस में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है, बीज उत्पन्न नहीं कर सकता है, बीज उत्पन्न बीज पैदा नहीं कर सकता है। फल हो सकता है कुछ कुछ में, लेकिन बीज नहीं होगा। उसके बाद आता है आगे फेनेरोगैमस की बात करें तो फेनेरोगैमस जो है वो विकसित है। क्या है? विकसित है। यानी पादप जगत के जो आपका पेड़ पौधा है उसमें सबसे विकसित जो आपका पेड़ पौधा है वो किस जगत में है? फेनेरोगैमस में। किसमें है? फेनेरोगैमस में है। और फेनेरोगैमस में कौन आता है? आवृत बीजी और अनावृत बीजी, है ना। बीज के अवस्था के आधार पर, बीज के अवस्था के आधार पर फेनेरोगैमस को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। बीज की अवस्था के आधार पर फेनेरोगैमस को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला आवृत बीजी है जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। और दूसरा आपका अनावृत बीजी है जिसको जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी कहते हैं। अब दोनों में अंतर समझते हैं। पर पिछले कक्षा में हम बताए थे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में क्या अंतर बताया था ना, है ना। तो सवाल साफ यहाँ पर जवाब इसका आता है कि अनावृत बीजी जो है जिसको नग्न बीजी कहते हैं, है ना, इस बीज के ऊपर, है ना, नग्न बीजी पौधा के जो फल में जो बीज बनता है उस बीज के ऊपर कवर नहीं होता है। कवर नहीं होता मतलब छिलकोइया नहीं रहता है, इसीलिए नंगा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नंगा कहते हैं। और नंगा का मतलब नग्न बीजी है। क्या है? नग्न बीजी है मतलब खुला रहता है, कोई कवर नहीं होता है, बीज के ऊपर कपड़ा
नहीं होता। बात है समझ में। उसके बाद दूसरा क्या है ना, अनावृत बीजी समझ में आया। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म इसी को ना कहेंगे। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी कहेंगे, जिस बीज के ऊपर कवर नहीं होगा, है ना। तो कौन कौन सा ऐसा बीज है जिसके ऊपर कवर नहीं होता, बताओ तो कोई एग्जाम्पल तुम लोग। कोई ऐसा बीज का नाम बताओ जिसके ऊपर कवर नहीं होता, बताओ। सब में कवर होता है, कुछ ऐसा बताओ। केला के बीज के ऊपर कवर होता है ना, किसे होता है काला काला अंदर देखना। बीजवा में कह रहे हैं, बीज में बाबू धान देखे हो, धान के ऊपर बीज के ऊपर कवर नहीं रहता है। हम पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा बीज है जिसमें कवर नहीं रहता है। गेहूं में भी रहता है कवर। गेहूं के अंदर गेहूं के अंदर वाला भाग उजला रहता है। जौ में नहीं रहता है, जौ में भी रहता है। तुम लोग खोज के लाना इसमें। महुआ में ना रहा है, महुआ का बीज ऐसा रहता है, इस टाइप का रहता है ना, हल्का अंडा के जैसा, लंबा के जैसा, है ना। उसको डोरी भी कहते हैं। उसका महुआ के बीज से डोरी का तेल निकलता है। हाँ, उसको बोलते हैं डोरी का तेल। उसका इस्तेमाल होता है खाने में भी, महुआ के बीज से, है ना। झारखंड में सबसे, हाँ झारखंड में। उसके बाद आवृत बीजी में इस बीज के ऊपर क्या होगा, कवर होगा। क्या होगा, आवृत बीजी वर्ग के पौधा के बीज में क्या होगा, कवर होगा, है ना। समझ में आ रही बात।